Hello everyone, it's your layman photographer Amit and welcome back to a very new photography vlog। आज के व्लॉग में बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 2 साल से मैं आपको हमेशा फ़ोटोग्राफी रिलेटेड कुछ ना कुछ शेयर करता हूं, चाहे वो लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी हो, एस्ट्रो लैंडस्केप्स हो, बर्ड फोटोग्राफी हो या कोई भी फ़ोटोग्राफी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा शेयर करना पसंद करता हूं। लेकिन जैसे कि हर कोई अभी जानता है, वीडियोग्राफी का ज़माना है, सिनेमेटोग्राफी का ज़माना है। हालांकि दोनों एक ही चीज़ ही है, वो आपको मैं इस वीडियो के डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म या यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे हमेशा वीडियो सेंट्रिक ही होना पड़ रहा है और फोटो सेंट्रिक का ज़माना धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ोटोग्राफी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, उसका यूएसपी अपना है एक, लेकिन वीडियो की ओर हर कोई शिफ्ट कर रहा है। अब चाहे आप बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करें तो वो लोग का डिमांड रहता है वीडियो के ऊपर। वेडिंग्स कर रहे हैं तो क्लाइंट आपको बताएगा कि यार मेरे लिए एक अच्छा रील ले लो, या फिर इंस्टाग्राम में आप कुछ भी लोड करो, आप कुछ भी अपलोड करो, आपका पुश जो होने वाला है कंटेंट वो रील के थ्रू से ही होने वाला है। तो आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू शूट वीडियोस। एक बिगिनर के तौर पे मैं आपको पूरे एडवांस के तरीके से नहीं बताऊंगा, स्टार्ट से लास्ट क्या क्या होना चाहिए वीडियोस के अंदर और ये वीडियोग्राफी होता क्या है, इसके बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा फोटोग्राफी क्या होता है। वैसे मैंने ये अपने पहले वीडियोस पे बता ही दिया था, मैं एस्ट्रो फोटोग्राफर हूँ, लैंडस्केप फोटोग्राफी करना बहुत पसंद करता हूँ, अभी रिसेंटली बर्ड फोटोग्राफी कर रहा हूँ। तो फोटोग्राफी के बारे में आपको तो आइडिया हो गया होगा, लेकिन वीडियोग्राफी के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू से मैं आपको एंटायर वीडियोग्राफी के बारे में बताऊंगा। वैसे वीडियोग्राफी के बारे में मैं श्योर हूँ सभी कोई जानते हैं, लेकिन डिटेल के बारे में पता नहीं होगा। अब मोबाइल में तो अच्छा वीडियो हो ही जाता है, आईफोन मैं यूज़ करता हूँ तो आईफोन से तो अच्छे वीडियोस निकल जाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या साइंस है आपको ये पता है? अगर वो साइंस के बारे में आपको पता चल जाएगा, आप कोई भी सिचुएशन हो आप एक अच्छा वीडियो निकाल सकते हैं। चाहे वो आप सुबह के टाइम पे उठाएं या दोपहर के टाइम पे या रात के टाइम पे, और आपको वो कंप्लेन करना नहीं पड़ेगा कि रात के समय में भी मेरे जो वीडियोस पे हैं वो नॉइज़ बहुत इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो चलो पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ वीडियो। तो आपको बता दूं, ये वीडियो कुछ भी नहीं है, बस एक फोटोग्राफी का एक फॉर्म ही है। बस अब जब हम एक शॉट लेते हैं तो उसको एक स्टिल इमेज या पिक्चर या फ़ोटो कहा जाता है। जब ये मल्टीपल फ़ोटोज़ ले जाते हैं 1 सेकंड के अंदर, तब वो एक वीडियो बन जाता है। से हम कभी कभी कहते हैं ना 25 फ्रेम्स पर सेकेंड या 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, या आजकल के जो नए कैमरास आ रहे हैं उसमें 60p है, या नए जो फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें 60p है, 4K 60p, 8K 30p। ये एक्चुअली 30p होता क्या है? ये प्रोग्रेसिव रहता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग है 25 फ्रेम्स पर सेकेंड या 30 फ्रेम्स पर सेकेंड या फिर 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो सिंपल शब्दों में कहूँ तो 1 सेकेंड के अंदर अगर ये 30 या 25 या 60 फ्रेम्स लेता है, मतलब 25 फ़ोटोज़ लेता है, तब वो हो जाता है 25p, मतलब 1 सेकेंड का आपको वीडियो मिलेगा उसमें। तो उसका मतलब क्या हुआ? ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ़ोटोज़ है। अगर ये फ़ोटोज़ को 1 सेकेंड में 50 ले लेता है तो 50 फ्रेम्स पर सेकेंड हो जाएंगे। अगर 100 शॉट ले लेता है एक कैमरा तो वो 100 फ्रेम्स पर सेकेंड हो जाएंगे। तो ये सब होते क्यों हैं?
ये सब होते इसलिए है क्योंकि सिनेमैटिक एक व्यू दिखाने के लिए एक जो ह्यूमन आई रहता है, प्रॉपर मोशन ब्लर दिखाने के लिए या स्लो मोशन करने के लिए या फास्ट मोशन करने के लिए, इसी के लिए हम ये सारे जो फ्रेम्स पर सेकंड है इसको यूज़ करते हैं। वैसे आप सबको ही जानते होंगे कि फिल्म जो सिनेमैटिक जो रहता है या फिर हॉलीवुड में जितने भी मूवीज़ बनते हैं मेनली यूएसए पे, उनका स्टैंडर्डाइज जो फ्रेम्स पर सेकंड है वो है 24 फ्रेम्स पर सेकंड। वो उनके हिसाब से बनता है, जबकि आप अगर इंडिया पे आ जाएंगे या फिर यूके पे आ जाएंगे तो वो हो जाएगा 25 फ्रेम्स पर सेकंड। उसी तरह से हम इंडिया पे जितने भी धारावाहिक देखते हैं या फिर जो इंडियन टेलीविज़न शोज़ देखते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग कैमरा या सुपर 35 कैमरास के थ्रू 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड होता है। तो ये सारे रहते हैं मूवी के बारे में और मूवी कैसे बनता है, और इसी को कहते हैं हम लोग फ्रेम्स पर सेकंड या FPS कहते हैं या फ्रेम रेट्स भी कहते हैं। तो बेसिकली हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, जैसे कि बताया मैंने आपको अभी 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे अगर मैं शूट करता हूँ तो ये नॉर्मल ही रहेगा एक वीडियो, मतलब आए पे जैसा चलता रहेगा या फिर हम जो कुछ भी सामने देखते हैं, कुछ भी इवेंट हमारे सामने होता है उसका रिकॉर्डिंग उसी के लेवल पे होगा या उसी के हिसाब से रहेगा। अगर हम अभी 50 फ्रेम्स पर सेकंड कर देंगे तो आप सोचिए वो 50 फ्रेम्स ले लेगा एक सेकंड के अंदर कैमरा, तो हम चाहें तो उसको 50 फ्रेम्स पर सेकंड भी रख सकते हैं या फिर 50 से थोड़ा कम करके, थोड़ा मतलब आधा कम करके उसको 25 फ्रेम्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो वो वीडियो थोड़ा स्लो हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऐसे वीडियोस जहाँ पर मैंने 100 फ्रेम्स पर सेकंड पे रखा हुआ है और उसको मैंने 25 फ्रेम्स पर सेकंड को कन्वर्ट किया है, तो ये कितने स्लो हो जाएंगे। बेसिकली बताऊँ तो अगर 100 फ्रेम्स पर सेकंड रखेंगे तो आपका 4 टाइम्स स्लो हो जाएगा, अगर आप 50 फ्रेम्स पर सेकंड रखते हैं तो आपका 2 टाइम्स स्लो हो जाएगा, और अगर आप 25 फ्रेम्स पर सेकंड रखते हैं तो ये स्टैंडर्ड वीडियो का क्वालिटी रहने वाला है। कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो फिर ये जो स्मार्टफोन्स रहते हैं जैसे कि OnePlus के हो गए या फिर Samsung Galaxy के हो गए, क्या आईफोन्स हो गए या फिर नए जनरेशन के जितने भी कैमरास हैं, ये 60p या फिर 24p या फिर 120p क्यों कहते हैं इनको, मैं आपको बता दूं ये जो डिसाइड हुआ है ये तो 2 फॉर्मेट के हिसाब से हुआ है, क्योंकि इंडिया या यूके या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ या एशियन कंट्रीज़ हम पाल फॉर्मेट पे यूज़ करते हैं, तो वो सपोर्ट करता है 25, 50, 100 को, और जहाँ पर USA अमेरिकन कंट्रीज जितने भी हैं वहाँ पर ओनली यूज़ होता है NTSC की तरफ से, तो उनके जो फ्रेम रेट्स रहते हैं वो रहते हैं 24 रहते हैं, 30 रहते हैं, 48 रहते हैं, 60 रहते हैं, 120 रहते हैं, 240 रहते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके सिंपल भाषा में आपको बताऊं, फ्लिकर को अवॉइड करने पे। जो लाइट्स रहते हैं आर्टिफिशियल लाइट्स को रहेंगे होंगे, आप कभी अगर वीडियोस लिए होंगे, अगर फ़ोन पे लेते हैं तो आप नोटिस किए होंगे कि रात के समय में अगर बल्ब के सामने या कोई लाइट सोर्स के सामने आप लेते हैं तो फ्लिकर करता है। दैट इज़ ड्यू टू फ्रेम रेट्स, या मैं कहूँगा जो डिफ्रेंशिएशन रहता है फ्रेम रेट्स का उसके वजह से होता है। तो वो फ्रेम रेट्स और शटर स्पीड के दोनों के अगर मैच नहीं करता है तब वो आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा रहता है इंडिया पे हम अगर 60 FPS लेते हैं और रात के समय में बल्ब होता है तो फ्लिकर होना शुरू होता है, और तुरंत ही वो कम हो जाता है जब हम उसको शटर स्पीड को डाउन करके 50 FPS कर देते हैं या 1/50th ऑफ ए सेकेंड कर देते हैं तो वो फ्लिकरिंग उड़ जाता है। तो ये ऐसा ही रहता है। तो इंडिया पे अगर आप हैं और आप शूट कर रहे हैं मोस्टली जैसे कि कोई भी सिनेमैटिक कर रहे हैं 4K फुल HD या जो कुछ भी कर रहे हैं तो आपको 25 या 50 पे लेना है। अगर आप USA पे हैं तो आपको 24 या 60 FPS पे ही लेना है। चूँकि ये कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है और फोटोग्राफी थ्रू से भी कंटेंट क्रिएट हो रहा है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वीडियोग्राफी के बारे में। मैंने आपको बताया फ्रेम रेट्स के बारे में, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है जो कि कई लोग समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि हमेशा हम हाईएस्ट क्वालिटी पे रखने के लिए हमको शायद 8K या 4K यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आज चलो बात करते हैं रेजोल्यूशन के बारे में। वैसे रेजोल्यूशन तो हम फोटोग्राफी में भी करते हैं, लेकिन वीडियोग्राफी के लिए रेजोल्यूशन थोड़ा अलग होता है। आप अगर 10 साल पीछे का बात करेंगे तो आप
हर कोई वीडियो या यूट्यूब पे वीडियो स्टैंडर्डाइज हो गया था 720p। इसका मतलब क्या था, इसका रिजोल्यूशन था 720 प्रोग्रेसिव, मतलब फॉर्मेट में आपको 1280 बाय 720p का रेजोल्यूशन मिलता था। ये इसका रेजोल्यूशन का साइज है, मतलब हॉरिजॉन्टल में 1280 और इसका वर्टिकल में जो फॉर्मेट है वो 720 पिक्सल्स का रहता था। तो उसी प्रकार से फुल एचडी आया, फिर फुल एचडी का रिजोल्यूशन चेंज हो गया 1920 बाय 1080। इससे ये थोड़ा बड़ा रहा और काफ़ी टीवी सपोर्टेड रहा, काफ़ी स्मार्टफोन सपोर्टेड रहा और ये कम्प्लीटली अभी हर जगह स्टैंडर्डाइज्ड है। लेकिन जैसे कि मैं पसंद करता हूँ 4K में शूट करने के लिए और YouTube में मेरे सारे वीडियोस आपने देखे होंगे 4K पे है। तो 4K कैसे होता है? 4K वही 1920 बाय 1080 का 4 पार्ट अगर बढ़ा देंगे तो उतना बड़ा वो रिजोल्यूशन हो जाएगा। दैट इज़ अगर 1920 का आप डबल करते हैं तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 3840 और 1080p का अगर डबल करते हैं तो वो हो जाएगा 2160। तो 3840 का हॉरिजॉन्टल साइज हो जाएगा और वर्टिकल साइज हो जाएगा 2160, जिसको हम 2160p भी कहते हैं, जो कि 4K का रिजोल्यूशन है। उसी तरह उसका भी डबल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 8K। हालांकि मैं श्योर हूँ कि 8K अभी कोई उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता होगा, एक्सेप्ट कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं और जितने भी हॉलीवुड के फिल्म्स बनते हैं वो 8K पे यूज़ होते हैं। लेकिन वो भी 8K पे हम आउटपुट नहीं करते हैं, हम जितने भी हॉल जाते हैं हर जगह 4K पे ही देखते हैं। तो 8K का रेजोल्यूशन भी है तो वो 4K का डबल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम 3840 है तो आई थिंक 7680 के आसपास उसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और 2160 मतलब 4320 के आसपास उसका वर्टिकल रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो ये रेजोल्यूशन आपको चूज़ करना है। अभी इंस्टाग्राम 1080 पे अच्छा चल रहा है, यूट्यूब में भी फुल एचडी में बहुत अच्छा चल रहे हैं, शॉर्ट्स में भी फुल एचडी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, अगर आप मेरी तरह लंबा लंबा कंटेंट बनाना चाहते हैं या 4K पे मूवी बनाना चाहते हैं तो आप इजीली 4K पे शूट कर सकते हैं। लेकिन शूट तो कर लेंगे, उसको प्रोसेस करना पोस्ट प्रोडक्शन के लिए आपको एक बड़ा अच्छा कंप्यूटर भी चाहिए होगा। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी नया कैमरा ले रहे हैं तो उसको देखिए कम से कम 1080p 60 fps तक सपोर्टेड हो, फ़ोन के भी हो, ताकि आपको एक अच्छा वीडियो उससे मिल जाए। आप पोस्ट प्रोडक्शन भी उसको ऐसे तरीके से ईजिली कर पाएंगे चाहे आपके पास कोई भी कंप्यूटर हो। फ्रेम रेट्स हो गया और रेजोल्यूशन हो गया, आपके पास एक अच्छा कैमरा या लेंसेस आ गया। अब मैं कैमरा लेंसेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, मैं ऊपर लिंक दे दूँगा, आपको मेरे गियर्स के बारे में पता चल जाएंगे, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है कि एक फ्रेम को हम एक्सपोज कैसे करें। एक्सपोज मतलब कैसे प्रॉपरली वो शेडोज़ हाईलाइट्स को ईजिली दिखाएगा और प्रॉपर बैलेंस होके रहेगा। फोटोग्राफी में मैं आपको बताया हूँ एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में, ऊपर फिर से लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देखिए, आपको कैलकुलेशंस के बारे में पता चल जाएगा रिगार्डिंग फोटोग्राफी। लेकिन वीडियोग्राफी में भी वही उसी चीज़ों से कंट्रोल होता है कि जो है एक शटर स्पीड, एक होता है एपर्चर और तीसरा होता है आईएसओ। ये तीनों से ही कंट्रोल रहता है। लेकिन फोटोग्राफी में अगर सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ और F8 पे कर रहा हूँ, शाम का टाइम है, सनसेट हो चुका है, आईएसओ को मैं बढ़ा नहीं सकता 100 से ऊपर क्योंकि मुझे क्लीनेस्ट इमेज चाहिए, और F8 से मैं ज़्यादा बढ़ाऊँगा नहीं क्योंकि डिफ्रेक्शन हो जाएगा, और नीचे करूँगा नहीं तो डेप्थ नहीं आएगा। तो मेरे पास वेरिएबल रहा शटर स्पीड, तो मैं ट्राइपॉड यूज़ करके शायद उसको 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 30 सेकेंड्स तक लेके एक फ़ोटो निकाल सकता हूँ। लेकिन वीडियोग्राफी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वीडियोग्राफी में एक ही चीज़ फिक्स्ड रहता है, जो है इसका शटर स्पीड। जैसे मैं आपको बताया 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे मैं वीडियो ले रहा हूँ, अभी जो मैं ले रहा हूँ मेरा ये 4K 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे है, तो मुझे जो शटर स्पीड है इसका डबल करना पड़ेगा। 25 का डबल होता है 50, मतलब 1/50th ऑफ ए सेकेंड मुझे शटर स्पीड को फिक्स्ड रखना पड़ेगा टू इंट्रोड्यूस मोशन ब्लर। और मोशन ब्लर को इसीलिए ही रखा जाता है वो नेचुरल लगे। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अगर मैं एक 1/50th ऑफ ए सेकेंड पे रखता हूँ और उससे ज़्यादा एक शटर स्पीड पे रखता हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा। अगर 1/50th रखता हूँ तो मोशन ब्लर ऐसा थोड़ा ब्लरी टाइप का आएगा जो कि नेचुरल लगता है। अगर उससे ज़्यादा शटर स्पीड कर देता हूँ तो वो स्टिल जैसा लगता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको दे पा रहा हूँ अभी, आप इजीली देख सकते हैं। तो उसी के लिए हमको शटर स्पीड को हमेशा फिक्स्ड रखना पड़ता है। ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ले नहीं सकते,
ले सकते हैं, लेकिन आपको वो प्रॉपर सिनेमैटिक वाला वाइब चाहिए और कोई भी नुआंस कोई भी उसकी गलती ना हो, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम एपर्चर पे। एपर्चर तो मैंने आपको पहली बार ही बताया है, बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि एपर्चर जो है ये एक्सपोजर तो कंट्रोल करता ही है, उसके साथ सबसे मेनली कंट्रोल करता है डेप्थ को। अगर आपको एपर्चर f8, 11, f16 रखना है तो लार्जर डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाएगा, मतलब सब कुछ शार्प हो जाएंगे। अगर आपको f2, f1.8, 1.4, 1.2 करना है, जैसे कि मैं अभी 1.2 पे ले रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे सेपरेशन मेरे से बैकग्राउंड के बीच में कितना ज़्यादा है, तो ये डेप्थ कंट्रोल करता है, तो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाएगा। वो बुके वाला वो पीछे ब्लर्ड बैकग्राउंड बहुत ईजिली आएंगे, लेकिन हर जगह ये यूटिलाइज नहीं होता है। तो एपर्चर आपको आपके हिसाब से रखना। अगर आप लैंडस्केप ले रहे हैं तो आपको हमेशा हाई रखना ही पड़ेगा। अगर आप एक ग्लैमरस शॉट ले रहे हैं, एक बुके वाला इफेक्ट दिखा रहे हैं, पीछे एलईडीज है, तो आपको शायद शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको आईएसओ के साथ कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो यही होता है एपर्चर। लेकिन एपर्चर में भी कई जगह बहुत लोगों का टेस्ट रहता है कि एक फिक्स्ड एपर्चर पे ही एक मूवी शूट हो या कोई उनका कंटेंट शूट हो। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं आईएसओ पे। वैसे वीडियोस पे आईएसओ का उतना काम नहीं रहता है और लोग प्रेफर करते हैं एक ही आईएसओ पे शूट करने के लिए भी, लेकिन अब बताऊं तो इसके बारे में बहुत सारा डिटेल्स है। अगर आप कोई ऐसा प्रोफाइल ले रहे हैं जिसको, जैसे कि फ़ोटोग्राफी में एक रॉ रहता है, एक जेपेग रहता है, तो रॉ पे हमको प्रोसेसिंग करने का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है और जेपेग पे नहीं मिलता है, एक बना हुआ एक फ़ोटो मिलता है। उसी तरह वीडियोस में भी जो प्रोफाइल रहते हैं, फ्लैट, न्यूट्रल, लैंडस्केप, विविड जो भी रहते हैं, ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड रहते हैं। तो आपको अगर ये प्रोफाइल यूज़ करके लेना है तो आपको अपना सेटिंग्स बहुत ही देख के रखना पड़ेगा। आईएसओ आप ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि नॉइज़ इंट्रोडक्शन हो जाएगा और वीडियो में ज़्यादा दिखता है क्योंकि हम फोटोज़ में शेडोज़ को बूस्ट कर देते हैं और फिर नॉइज़ रिडक्शन कर देते हैं तो हो जाता है। लेकिन वीडियोज़ पे शेडोज़ थोड़ा भी बूस्ट करते हैं कहीं पर तो नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा विजिबल रहता है। तो उसके लिए जितने भी सिनेमा कैमराज हैं, आईएसओ के डुअल नेटिव आईएसओ होते हैं, मतलब 2 बेस आईएसओ होते हैं। जैसे कि फ़ोटोज़ में मेरे कैमरा जो निकॉन का Z8 है, वो बेस आईएसओ 64 से स्टार्ट हो जाता है, तो 64 में सबसे क्लीनेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर वीडियोस पे करना है तो 64 से स्टार्ट होगा, लेकिन वो सब प्रोसेस्ड वाले प्रोफाइल से करेंगे तो। लेकिन एक और जैसा रॉ फॉर्मेट कहा जाता है, रॉ की तरह ही होता है कि लॉग प्रोफाइल। निकॉन का एन लॉग होता है, सोनी का एस लॉग होता है, कैनन का सी लॉग होता है, जिसमें आजकल का जो लोग बहुत ही ग्रेडिंग कर रहे हैं, कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं, कलर करेक्शन कर रहे हैं, मूड के हिसाब से वीडियो को चेंज करते हैं, कलर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो एन लॉग या एस लॉग या सी लॉग यूज़ करके ही करते हैं। और कई सारे कंपनी के 200 से स्टार्ट होते हैं, कोई 640 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि निकॉन का Z8 है, वो 800 इसका बेस आईएसओ है अगर मैं उसको एनालॉग यूज़ करता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है उसका एक और आईएसओ भी है जिसको सेकंड आईएसओ बोला जाता है या फिर डुअल नेटिव आईएसओ बोला जाता है। जो दूसरा आईएसओ वो आईएसओ 4000 से स्टार्ट होता है। मतलब अगर मैं एनालॉग पे शूट कर रहा हूँ तो मैं आइदर 800 से शूट करूँगा या फिर 4000 से शूट करूँगा। उसके बाद अगर कोई भी आईएसओ यूज़ करता हूँ तो मेरे फुटेजेस में नॉइज़ आना एविडेंट रहेगा। तो इसका मतलब यही है, आपका शटर स्पीड फिक्स्ड है, आपका आईएसओ भी अभी फिक्स्ड हो गया है, तो आपको एपर्चर से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या, अगर मैं ग्लैमर ले रहा हूँ और शटर स्पीड भी मेरा फिक्स्ड है और मैं एक डे लाइट पे ले रहा हूँ तो आईएसओ मैं 800 से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि अगर 4000 कर देता हूँ तो ऑलमोस्ट 3 स्टॉप से वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको मैं तो बढ़ा बिल्कुल नहीं सकता। अब एपर्चर को बढ़ाऊँगा तो शायद मुझे वो ग्लैमर वीडियो में डेप्थ पता नहीं चलने वाला है मेरे टेस्ट के हिसाब से, तो मुझे तब यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मेन 4th पॉइंट है, एडिशनल एक्सेसरीज जैसे कि एनडी फ़िल्टर। अब एनडी फ़िल्टर जो है फोटोग्राफी में शायद क्रिएटिव पर्पस के लिए यूज़ होता होगा, लेकिन वीडियोग्राफी में ये एक एसेंशियल इक्विपमेंट है। अच्छा, कोई लोग हायर एपर्चर यूज़ करके एनडी फ़िल्टर को कम कर देते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मुझे ये ग्लैमर वाले टाइप के वीडियोस चाहिए जहाँ पर मुझे बुके चाहिए, पीछे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, आईएसओ मैं इंक्रीज़ कर नहीं सकता और मेरा शटर स्पीड भी फिक्स्ड है और मैं डायनामिक मोशन पे जैसे कि गिम्बल यूज़ करके या फिर पैनिंग करके शॉट ले रहा हूँ, अगर मैं शटर स्पीड बढ़ाता हूँ तो उसमें मुझे जिटरी वीडियोस मिलने वाले हैं, तब मैं यूज़ करूँगा एनडी फ़िल्टर। जैसे कि अभी मेरा 1.2 पे है अपर्चर और मेरा जो आईएसओ है
वो है क्योंकि मैं इसे फ्लैट पे ले रहा हूँ, एनलॉग पे नहीं ले रहा हूँ, तो 100 ISO पे है और मेरा शटर स्पीड भी 1/50 है। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन है, 1/50 भी हो गया, 1.2 एपर्चर भी हो गया, 100 ISO भी हो गया। वो इसलिए क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है 6 टॉप्स का ND फिल्टर अलॉन्ग विद द CPL। इसलिए शायद आप देख पा रहे होंगे मेरे शर्ट का कलर भी थोड़ा सैचुरेटेड दिख रहा होगा, पीछे के पत्ते भी जो हैं और स्काई भी है वो भी थोड़े सैचुरेटेड भी दिख रहे होंगे, क्योंकि CPL जो है वो सैचुरेशन बढ़ा देता है और ग्लेयर काट देता है, और ND फिल्टर की वजह से जो 6 टॉप्स का लाइट है वो काट दिया। इसलिए मैं ईजिली अभी मेरे 51.2 लेंस पे सीधे 1.2 एपर्चर के साथ 1/50 और ISO 100 पे शूट कर रहा हूँ। वैसे ND फिल्टर का अगर इन डेप्थ चाहिए तो मैं वो भी आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाके देखिए। ND फिल्टर के बारे में मैंने लैंडस्केप फोटोग्राफी के साथ बहुत ही बताया है। हाँ, मैं बिल्कुल वही फ़िल्टर्स यूज़ करता हूँ इस पे। चाहे तो आप वेरिएबल ND फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी इस तरह का सिनेरियो पे जहाँ पर सब कुछ फिक्स्ड है, इसलिए मैंने एक फिक्स्ड ND फिल्टर यूज़ किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही क्रिटिकल रहता है, वो फोटोग्राफी में भी और वीडियोग्राफी में भी, एंड दैट इज़ वाइट बैलेंस। अब वाइट बैलेंस को हर कोई भूल जाता है। वाइट बैलेंस एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर मैं बताऊँ आपके वीडियोस को एक अमेचर से एक प्रोफेशनल बना देता है। सोचिए आपके वीडियोस में अगर सारे कलर्स परफेक्ट होंगे तभी आप इजीली कलर ग्रेड कर सकते हैं, कलर को ट्वीक कर सकते हैं। अगर ऐसा रहा कि आपके 10 फुटेजेस हैं और 10 फुटेजेस में ऑटो वाइट बैलेंस रख दिए हैं और वाइट बैलेंस सारे गड़बड़ हो गए हैं, तो बताइए कितना मुशक्क़त करना पड़ेगा आपको कंप्यूटर में जाके। पोस्ट प्रोडक्शन में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जो आपका टाइम एक ड्यूरेशन के अंदर आपको देना था वो अगर नहीं हो पाता है तब फिर तकलीफ़ हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहूँगा जो इनबिल्ट टाइम वाइट बैलेंस रहता है, जैसे कि डे लाइट या सनी रहता है किसी कैमरा में, क्लाउडी रहता है, शेड रहता है, फ्लोरेसेंट रहता है, इनकैंडिसेंट रहता है, ये सारे वाइट बैलेंस को आप यूज़ कीजिए। वैसे मेरा जो रूल है, मैं हमेशा 55-60 पे रखता हूँ या फिर 52-50 केल्विन पे रखता हूँ और सारे वीडियो शूट करता हूँ, ताकि अगर कुछ चेंजेस भी होता है तो कुछ ना कुछ टेंट या फिर टेम्परेचर को ऊपर नीचे करके मुझे सब कुछ सही मिल जाते हैं। लेकिन इस जगह की सिचुएशन को देख के मैंने अपना अभी वाइट बैलेंस को शेड पे रखा है। तो ये क्योंकि हर जगह पेड़ है तो शेड है, तो मेरा स्किन का टेक्सचर भी रिटेन करेगा और जो यहाँ के एनवायरनमेंट के कलर हैं वो भी ईजिली मैच कर जाएंगे। अगर आप ये भी नहीं करते, एक और भी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहता है जो कि मैं अपने वेडिंग्स पे करता हूँ, दैट इज़ ग्रे कार्ड। तो ग्रे कार्ड भी मैं भी अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये मोस्टली यूज़ करता हूँ। आने वाले फ्यूचर में मैं भी आपको बताऊंगा कि ये ग्रे कार्ड को कैसे यूज़ किया जाता है। फिलहाल वाइट बैलेंस के लिए अगर आप नए शुरुआत कर रहे हैं तो जो प्रीसेट्स है वो प्रीसेट से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया लॉग प्रोफाइल और जो प्रोसेस्ड प्रोफाइल होता है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे रख रहा हूँ चूजिंग द राइट प्रोफाइल। अब जैसे कि ये वीडियो मैं फ्लैट प्रोफाइल पे यूज़ कर रहा हूँ। फ्लैट प्रोफाइल में जनरली क्या करता है कि न्यूट्रल कलर सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट दे देता है। मतलब आपको -1 का एक हाईलाइट का स्टॉप मिल जाएगा, एक +1 का शैडोज़ मिल जाएगा। मतलब आपको एक एक स्टॉप का दोनों तरफ से क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा। तो आप सैचुरेशन इन पोस्ट बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा के उसको बैलेंस कर सकते हैं और क्लैरिटी बढ़ा के भी उसको शार्पनिंग या शार्पनेस दे सकते हैं आप। मैं फ्लैट पे रखना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि लॉग पे बहुत ज़्यादा कांस्टेंट हो जाता है, मतलब कंप्रेस्ड हो जाता है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही वो रख लेता है, ताकि बहुत ज़्यादा जो कलर ग्रेड करना पसंद करते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये प्रोफाइल सिलेक्शन में, दैट इज़ लॉग प्रोफाइल। जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि निकॉन का एन लॉग होता है, कैनन का सी लॉग होता है, सोनी का एस लॉग होता है, पैनासोनिक का वी लॉग होता है, फुजी फिल्म का एफ लॉग होता है। बेसिकली ये एफ लॉग क्या करता है, ये एक कंप्रेस कर देता है सारे जो कलर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट है, शार्पनेस है, सैचुरेशन है, जो भी है सबको कंप्रेस करके न्यूट्रल से भी न्यूट्रल ज़्यादा दे देता है, ताकि आप कंप्यूटर में जाके अपने हिसाब से उसको कलर करें, ग्रेड करें, शार्पनेस डालें, डिटेल्स डालें और सारे जो सैचुरेशन लेवल है उसको चेंज कर सकें। वैसे अब यही सब करके ही इंस्टाग्राम में ज़्यादा ग्रोथ होता है और जितने भी सारे आप मूवीज़ देखते होंगे, जैसे कि मार्वल के हो गए या फिर बैटमैन के मूवीज़ देखते हैं, वो जो डार्क मूड आता है,
टील एंड ऑरेंज वाला, माइकल बे वाला जैसे क्वालिटी आता है, आप यही कलर ग्रेडिंग से ही निकल के आता है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप फ्लैट प्रोफाइल से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद आप लॉग प्रोफाइल पे जाइए, कलर के बारे में स्टडी कीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, स्प्लिट कलर्स होता है, ट्राइडेक रहता है, एनालॉगस कलर रहता है, कलर थ्योरी के बारे में जानिए। उसके बाद ही कलर ग्रेडिंग करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो शाइन करेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक इम्पॉर्टेंट भी है और नहीं भी है, एंड दैट इज़ स्टेबलाइजेशन। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, ये जो वीडियो है अभी पूरा स्टिल है, कहीं से भी हिल नहीं रहा है। हिल रहा है तो मेरे पीछे पेड़ के पत्ते या फिर मैं ही हिल रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं हिल रहा है। जैसे कि ये स्टेशनरी सब्जेक्ट है, ये पेड़ ये नहीं हिल रहा है, उसके पत्ते हिल रहे हैं, या फिर स्काई है वो मूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब मैं बताऊँ, शेक नहीं हो रहा है किसी हाल से, क्योंकि स्टेबल करने के लिए मैं अभी ट्राइपॉड यूज़ किया हूँ। तो आप स्टेबलाइज जो है वो कई तरीके से कर सकते हैं, और आपको एक सिनेमैटिक वे में वीडियो दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए वीडियो का स्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, अगर आप कोई ऐसा सीन लेते हैं जैसे कि बॉक्सिंग हो या एक्शन हो, उस जगह पे अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो भी चलता है नेचुरल फील डालने के लिए, लेकिन उसको भी आजकल गिम्बल के थ्रू से स्टेबल किया जा रहा है। अब ये मैं स्टिल हूँ इसलिए ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ। अगर इस तरह का फुटेज यूज़ किया जाता जहाँ पर मैं वॉक कर रहा हूँ या फिर एक डायनेमिक्स दिखाना है, तो शायद मुझे गिम्बल यूज़ करना पड़ता। गिम्बल एक्चुअली बता दूँ तो एक 3 वे स्टेबलाइज़र है जो कि XYZ एक्सिस को कंट्रोल करके कंपेंसेट करता है। आप अगर आपका कैमरा का मूवमेंट कहीं भी हिलता है तो वो एज स्टेबल एज पॉसिबल रखता है। या फिर आजकल के सारे कैमरेस पे इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन भी आते हैं, लेकिन वो तब तक ही हेल्प करता है अगर आप एक जगह पे कैमरा को कांस्टेंट रखते हैं, तो वो बस कंपेंसेट करेगा एनी काइंड ऑफ मूवमेंट को। अगर उसके साथ आप अगर भागेंगे तब आपको वो हेल्प करना नहीं वाला है। भागने के लिए आपको गिम्बल का ज़रूरत जैसे भी होगा। अब सारे चीज़ आपके सेट हो गए, आपको कैमरा मिल गया, लेंसेस मिल गया, आपको कौन से सेटिंग्स रखने हैं पता चल गया, आपको कंट्रोल करना कैसा है ये आपको पता चल गया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक और चीज़ रहता है, अगर आपको कंपोजिशनल आइडियाज़ नहीं होगा या फिर आपके जो सेटिंग्स है कौन से ज़्यादा है या कम है आपको पता नहीं होगा, आपको हिस्टोग्राम देखना नहीं आता होगा, तब हो जाएगा मुश्किल। तो कंपोजिशन के बारे में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पता ही होगा रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में, कि अगर एक फ्रेम में हम 2 हॉराइजॉन्टल लाइन लेते हैं और 2 वर्टिकल लाइन लेते हैं तो 9 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। तो सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे हमको सब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ता है, चाहे हम जिस तरफ देखें तो उस तरफ नेगेटिव स्पेस देना पड़ता है और मिडिल पे हमको नहीं रखना पड़ता है। जैसे कि मैं अभी इस पोजीशन पे खड़ा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ये राइट वाले पोजीशन पे मैं हूँ और मेरे राइट पे है ये वाला पेड़, तो ये एक बैलेंस कर रहा है ये फ्रेम पे। तो मैं आपको इस वीडियो के बाद एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगा जो कि कंपोजिशनली मैं देख के बनाया हूं, तो वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। फ्रेम भी जो रखते हैं वो फोटोग्राफी के हिसाब से ही रखते हैं, जो फोटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं वैसा ही होता है। मतलब फ्रेम को हमको फिल करना है, ज़्यादा नेगेटिव स्पेस नहीं रखना है, स्पेस हमको देना है सब्जेक्ट कहाँ देख रहा है। जैसे अगर मैं अभी राइट देख रहा हूँ तो राइट की तरफ मेरा स्पेस है ऑब्वियसली, लेफ़्ट देख रहा हूँ तो टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो मुझे इस तरह का फ्रेम नहीं रखना है जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और देखने के लिए स्पेस नहीं है। तो ये सारे कंपोजिशन के रूल्स मैं आपको इन फ्यूचर भी बताने वाला हूँ इन डेप्थ, लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है तो इसको मैं जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जो आता है वो है आपका सेटिंग्स कैसे पता चलेगा कि राइट है या गलत है। वो आता है अगर आपको हिस्टोग्राम या फिर वेक्टर स्कोप्स देखना अगर आता होगा तो। हिस्टोग्राम एक छोटा सा ग्राफ रहता है और वेक्टर स्कोप भी ग्राफ ही रहता है। जैसे कि हाइलाइट्स और शेडोज़ क्रश हो जाएंगे, उससे बचने के लिए हम देखते हैं। ये भी वैसे ही देखा जाता है जैसे कि फोटोग्राफी में किया जाता है। तो अगर राइट की तरफ बढ़ गया कर्व तो वो हाईलाइट हो जाएगा, लेफ़्ट की तरफ बढ़ गया तो वो अंडर शेडो हो जाएगा। अगर लॉग में रखते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन एनफ मिलेगा, अगर लॉग में नहीं रखते हैं फ्लैट प्रोफाइल या जो प्रोसेस्ड प्रोफाइल रहता है उसमें रखेंगे तो आपको बहुत ही बारीकी से सेटिंग्स अपना रखना पड़ेगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फोटोग्राफी। एक और जो मेन पॉइंट आता है दैट इज़ अबाउट ऑडियो, और ऑडियो का नाम लेते ही मेरे दिमाग में तो हमेशा यही आता है DJI का माइक। तो आपका जो कैमरा रहता है वो ऑडियो कैप्चर करने के लिए केपेबल तो रहता है, लेकिन वो ओमनी डायरेक्शनल होने के कारण सब कुछ
कैप्चर कर लेता है। आप अगर पानी के पास जाएंगे तो वो पानी भी कैप्चर कर लेगा, चिड़िया का आवाज़ भी कैप्चर कर लेगा, आप चल रहे होंगे वो भी कैप्चर कर लेगा। तो उसके लिए प्रोफेशनल ऑडियो निकल के नहीं आता है। लेकिन इस तरह का अगर आप एक एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हैं या फिर आप एक यूनिडायरेक्शनल माइक यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रोड का लंबे लंबे वाले आते हैं, उसको बूम करके हम मूवी मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, शायद वेडिंग्स में भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। और ये अगर एक्सटर्नल साउंड आप रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आप मर्ज करके अपने वीडियोस को एक फाइनल स्टेप की तरफ ले सकते हैं, जिसको कहा जा सकता है बहुत ही सुंदर और एक सिनेमैटिक वीडियो। तो मेक श्योर कि आपके पास एक सस्ते से सस्ता माइक्रोफोन भी होना चाहिए। मैं लिंक्स पे दे दूंगा आपको। बोया का भी एक वायर्ड वाला लेवलियर माइक आता है, ये तो एक्सपेंसिव माइक्रोफोन हो गया है, दिस कॉस्ट अराउंड 35,000। ये वायरलेस से भी कनेक्ट होता है, लेकिन 700-800 रुपये में भी आपको अमेज़ॉन से बोया के माइक्रोफोन मिल जाएंगे। उससे आप प्रैक्टिस करके पहले अपने हाथ को बैठाएं और उसके सेटिंग्स को जानें, उसके बाद ही बड़े बड़े माइक्रोफोन पे इन्वेस्ट करें। तो ये था सारा एक जो नए बिगिनर्स हैं या जो अमेचर्स हैं या फिर जो एडवांस्ड हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इन्हीं सारे जो मैंने पॉइंट्स बताया उसको कंसिडर करके चलिए एक छोटा सा वीडियो लेते हैं। बस मैं साउंड यूज़ नहीं करने वाला। तो ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट हाउ टू शूट वीडियो। वैसे छोटा इसको तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, मुझे पता है काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन जब मैं कैमरा के सामने होता हूँ ना तो मेरे जो जितने भी नॉलेज है उसको मैं शेयर करना बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जितना भी नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। शायद मेरे लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए तो अच्छा होगा ही। और अगर आप ये वाले सारे जो मैंने बताए पॉइंट्स उसको कंसिडर करेंगे और फॉलो करेंगे, मैं गारंटी दे कह सकता हूँ आपको कि आपके वीडियोज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। वैसे बताइए आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और मेरे जो बेल के आइकॉन है वहाँ पर हिट कर दीजिए। वेल मेरे नहीं, मेरे चैनल के बेल के आइकॉन पे हिट कीजिए, क्योंकि उसके करने के बाद आपको मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा। सो बस आज आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।